बात उस दौर की है जब मुगलों की सत्ता लगभग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। खुर्रम यानी शाहजहां मुगलों की पांचवें शासक के रूप में राज कर रहे थे। शाहजहां को चार बेटे थे, दारा शुको, औरंगजेब, शुजा और मुराद। शाहजहां चाहते थे कि उनके बाद दारा शुको सत्ता ग्रहण करे, लेकिन सत्ता के इस शतरंज में सिर्फ ऊंट ही नहीं बल्कि सारे मोहरे टेढ़ी चाल चल रहे थे। सत्ता पर आने के लिए दारा शुको के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी औरंगजेब की। औरंगजेब एक बहुत शातिर, निडर, जिद्दी तथा बहुत ठंडे दिमाग वाला नौजवान था। सत्ता के खेल में टिके रहने के लिए जरूरी सारे गुण उसमें थे। उसने महज 14 साल की उम्र में ही अपनी निडरता और ठंडे दिमाग की पहली झलक सबको दिखाई, जब एक बेकाबू हाथी के सामने औरंगजेब बड़ी हिम्मत के साथ लड़ने के लिए डट कर खड़ा रहा। औरंगजेब को उसके 16वें साल में दक्खन का सूबा सौंपा गया। औरंगजेब ने लगभग 8 साल दक्खन का सूबा संभाला। उसके बाद उसे पहले गुजरात का सूबा दिया गया, जहां सूरत जैसा बड़ा शहर था। औरंगजेब ने गुजरात सूबे में सुधार किए। नतीजन उसे सिंध का सूबा दिया गया, जो मुगल खजाने को काफी पैसा देता था। इसी दौरान औरंगजेब को काबुल कंदाहार मुहिम पर भेजा गया। काबुल का सूबा मुगल हमेशा जीतना चाहते थे, जो कभी भी संभव नहीं हो पाया था। अगर औरंगजेब काबुल का सूबा जीतता तो वो सत्ता के काफी करीब आ जाता। औरंगजेब को इस बात का अंदाजा था, इसलिए उसने पूरे दिलो जान से काबुल का किला जीतने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इस बात पर शाहजहां से उसकी बहस छिड़ गई और शाहजहां ने उसका तबादला वापस दक्खन पर कर दिया। दक्खन सूबे में 1657 में उसने बीजापुर के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसी दौरान मराठा भूमि से किसी ने अपना एक वकील औरंगजेब के पास भेजा और अपनी निष्ठा औरंगजेब एवं मुगलों के साथ है, इस तरह का संदेश दिया, और अगर औरंगजेब चाहे तो अपने 100 घुड़सवार विजापुर के आदिल शाह के खिलाफ लड़ने के लिए भेजने की तैयारी भी दिखाई। बदले में विजापुर का जो हिस्सा वो अपने बलबूते पर जीतेगा, उस हिस्से को मुगलों की मान्यता मिले, ऐसी दरख्वास्त की। औरंगजेब ने इस बात को मान लिया। ठीक एक हफ्ते बाद उसी ने मुगलों के कल्याण भिवंडी प्रांत पर हमला करके उसे लूट लिया। वो दूसरा तीसरा कोई नहीं था, बल्कि वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज और मराठों का मुगलों को ये पहला तमाचा था। औरंगजेब इससे बौखला गया, लेकिन विजापुर का युद्ध और शाहजहां की बीमारी की खबर, इन दो बातों से उसका ध्यान बट गया और वो शिवाजी महाराज के खिलाफ सख्त रवैया नहीं अपना पाया। शाहजहां की बीमारी ने गंभीर स्वरूप धारण करने के पश्चात चारों भाइयों में लड़ाइयां शुरू हुई। औरंगजेब ने पहले मुराद से हाथ मिला लिया, लेकिन शुजा और दारा शुको को परास्त करने के बाद औरंगजेब ने मुराद को भी दगे से कैद कर लिया। दारा शुको और उसके परिवार को औरंगजेब ने कैद किया। दारा और उसके बेटों की कैद में ही बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीमार शाहजहां को मरते दम तक आगरा के किले में एक महल में बंदी बना के रख दिया। 5 जून 1659 औरंगजेब तख्त पर बैठ गया। सत्ता पर आने के बाद उसने धीरे धीरे हिंदुओं पर आर्थिक तो कभी धार्मिक पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। हिंदुओं पर जिजिया लागू किया। कई मंदिरों की मरम्मत पर रोक लगा दी। एक फतवा निकालकर राज्य में मुगल शासन में अनेकों साल काम करने वाले हजारों हिंदुओं को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन उनकी जगह पर जो लोग आए, उन्हें कारोबार का ठीक से ज्ञान न होने के कारण मुगलों का खजाना खाली हुआ। अपना ये फैसला औरंगजेब को वापस लेना पड़ा। यहाँ दिल्ली में औरंगजेब का कारोबार इस तरह चल रहा था, वही दक्खन में शिवाजी महाराज ने अपना हिंदवी स्वराज्य बढ़ाना शुरू किया। शिवाजी महाराज ने अपनी होशियारी और हिम्मत से मुगल, आदिल शाह, सिद्दी, अंग्रेज और पोर्तुगीजों के दांत खट्टे कर दिए। शिवाजी महाराज से बैर मतलब या तो करारी हार या फिर मृत्यु। सब लोग शिवाजी महाराज और मराठों का खौफ खा चुके थे। शिवाजी महाराज ने मुगलों के बड़े बड़े सरदार बहादुर खान कोकलताश, रायबागन, जसवंत सिंह, यहाँ तक कि औरंगजेब के मामा शास्ता खान को भी परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज ने सूरत लूटकर मानो मुगलों की सत्ता का वस्त्रहरण कर दिया। इसलिए शिवाजी महाराज को शह देने के लिए औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। एक हिंदू राजा का दूसरे हिंदू राजा से लड़वाने की यह तरकीब काम कर गई। मुगलों की विशाल सेना की वजह से शिवाजी महाराज को मिर्जा राजा जयसिंह से हार का सामना करना पड़ा। शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले दिए एवं मिर्जा राजा जयसिंह के काफी समझाने के बाद आगरा जाकर औरंगजेब से मिलने को भी वो तैयार हो गए। लेकिन आगरा में शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज, इनका बहुत अपमान हुआ।
सम्मान को अपने जान से बढ़कर समझने वाले शिवाजी महाराज से यह अपमान सहा नहीं गया। भरी दरबार में शिवाजी महाराज मानो किसी शेर की तरह दहाड़े। आगरा के दरबार ने शायद पहली और आखिरी बार इतनी ऊंची आवाज सुनी होगी। मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह और दूसरे दरबारी लोगों के लाख समझाने पर भी शिवाजी महाराज ने खिल्लत लेने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा कहा जाता है, मुगलों का तख्त और उस पे बैठा हुआ शहंशाह, इन्हें कभी पीठ दिखाई नहीं जाती, फिर भी गुस्से से आग बबूला होके शिवाजी महाराज और छोटे संभाजी तख्त पर बैठे औरंगजेब की ओर पीठ करके दरबार से बाहर निकल गए। मुगल बादशाह का उसी के दरबार में इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ था। इस अपमान से नाराज होकर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को नजरबंद कर लिया। लेकिन 3 महीनों बाद शिवाजी महाराज औरंगजेब और उसके कड़े पहरे के होते हुए भी उसके नाक के नीचे से चले गए, मानो हवा हो गए या गायब हो गए। यह औरंगजेब के मुंह पर और एक जोरों का तमाचा था, जिसकी गूंज औरंगजेब को जिंदगी भर सुनाई दी। अपनी मृत्यु से पहले अपने बेटे को जो खत लिखा था, उसमें औरंगजेब ने लिखा, शिवाजी का आगरा से गुम हो जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, जो पूरी तरह से सच था। हालांकि हम अच्छी तरह से इतिहास जानते हैं कि अगले 8 सालों में ही शिवाजी महाराज ने मुगलों और बाकी दुश्मनों को हराकर अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाकर खुद का राज्याभिषेक भी कर लिया। सारी दुनिया शिवाजी महाराज को अब छत्रपति शिवाजी महाराज के तौर जानने लगी। एक नए सामर्थ्यशाली हिंदू राज्य का इस तरह से उभरना और मुगल सल्तनत को खुली चुनौती देना औरंगजेब को बड़ा ही झटका था। शिवाजी महाराज ने अगले 5-6 सालों में ही पूर्वी किनारे पर पौंडेचेरी तक मराठों का राज्य बढ़ाया। 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, तब औरंगजेब ने बड़ी चैन की सांस ली। उसे लगा अब वो मराठों को काबू कर लेगा। इसी दौरान अफगानिस्तान में मुगलों की ओर से लड़ते हुए राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई और औरंगजेब ने उसके नवजात शिशु को जसवंत सिंह के राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अपनी सेना लेकर वो अजमेर की तरफ चल पड़ा। इससे सारे राजपूत नाराज हो गए। दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में एक हो गए। औरंगजेब का बेटा अकबर भी राजपूतों से जाकर मिला और उसने बगावत कर दी। हालांकि मुगलों की विशाल सेना के सामने राजपूत और अकबर टिक नहीं पाए और वे भागकर दक्खन में शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के शरण में आए। 1681 के अंत में औरंगजेब भी लगभग 5 लाख की सेना लेकर दक्खन में उतरा। अकबर की बगावत को खत्म करना और साथ साथ मराठा, आदिल शाह, कुतुब शाह, इनके राज्यों को भी तबाह करना और मुगलिया सल्तनत में शामिल करके उसकी सीमाएं तंजावर तक बढ़ाना, ये उसका मकसद था। औरंगजेब ने पहले कुछ महीनों में मराठों पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर उसने अपना मोहरा कुतुब शाह और आदिल शाह की तरफ मोड़ा। अगले 1.5-2 सालों में उसने दोनों बादशाहों को परास्त करके कैद कर लिया और उनका राज्य मुगली सल्तनत में शामिल कर दिया। अब औरंगजेब ने छोटे से मराठा राज्य पर पूरी ताकत से कहर बरसाना शुरू किया। छत्रपति संभाजी महाराज उस वक्त मुगल, पोर्तुगीज, सिद्दी ऐसे 3 अलग अलग दुश्मनों से एक साथ लड़ रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने 1689 तक मुगलों को कड़ी टक्कर दी। कभी बाजी मुगल जीतते तो कभी मराठे, लेकिन आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे 200-300 साल राज करने वाले बड़े बड़े पुराने राज्य सालों में निपट गए, लेकिन मराठे दिन ब दिन हावी होते जा रहे हैं। ये बात औरंगजेब को बेचैन कर रही थी। आखिर मुगलों के मुकर्रब खान नामक सरदार ने मराठों के राज्य में बहुत अंदर तक छापा मारकर छत्रपति संभाजी महाराज और उनके कुछ साथियों को दगे से गिरफ्तार किया। मुगलों की गिरफ्त में उन्हें बेहद यातनाएं दी गई। जब छत्रपति संभाजी महाराज ने उन्हें अपने किले खजाना सौंपने से ना कर दी, तब बड़ी क्रूरता से छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई। इसका नतीजा उल्टा हुआ। अपने महाराज औरंगजेब द्वारा इस दरिंदगी से मौत के घाट उतारे जाने पर पूरा मराठा राज्य बौखला गया। औरंगजेब ने मानो मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर उछाला था। मराठों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र राजाराम महाराज को सिंहासन पर बिठाया। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के कुछ दिनों बाद ही मुगलों ने मराठों की राजधानी का किला रायगढ़ जीत लिया, जिसमें संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई, पुत्र शाहू राजे तथा परिवार के कुछ सदस्य पकड़े गए। लेकिन छत्रपति राजाराम महाराज को पहले ही सुरक्षा के लिए उन्होंने महाराष्ट्र के बाहर पूर्वी किनारे पर चंदी यानी जिंजी के मजबूत किले पर भेज दिया।
जैसे ही राज परिवार सुरक्षित जगह पर पहुंच गया, वैसे ही मराठों ने पूरी दक्कन में मुगलों के खिलाफ हड़कंप मचा दिया। छत्रपति संभाजी महाराज की भीषण हत्या के बाद साल भर में ही 1.5 लाख से ज्यादा मराठों की सेना संताजी धनाजी जैसे जहांबाजों के नेतृत्व में मुगलों पर टूट पड़ी। कहते हैं मुगलों ने संताजी धनाजी से इतना खौफ खाया था कि उनके घोड़ों को पीने के पानी में भी संताजी धनाजी दिखते थे और वे पानी पीने से इनकार कर देते थे। कर्नाटक में संताजी धनाजी और महाराष्ट्र में रामचंद्र पंत अमात्य ने बड़ी हिम्मत से मराठों की बागडोर संभाली। जिंजी में छत्रपति राजाराम महाराज के साथ शंकराजी नारायण पंत सचिव राजनीति के नए नए पैच लड़ा रहे थे। बीच समय संताजी धनाजी में झगड़ा हुआ, संताजी की दगे से हत्या कर दी गई। छत्रपति राजाराम महाराज की महाराष्ट्र में वापस आने के पश्चात कुछ सालों में हुई मृत्यु के कारण औरंगजेब की उम्मीदें फिर से जागने लगी। छत्रपति राजाराम की पत्नी महारानी ताराबाई ने सारी स्थिति को ध्यान में लेते हुए मुगलों से सुलह की बात की, लेकिन औरंगजेब ने उनकी बातों को नकार दिया। अगले 3-4 सालों में मराठों ने मुगलों का जीना मुश्किल कर दिया। हर जगह मुगलों की हार होने लगी। औरंगजेब की अब उम्र हो चुकी थी, लेकिन सारे शहजादे और सरदारों ने डर की वजह से लड़ाई जारी रखी। लेकिन सच बात तो यह है, सब लोग लड़ाई झगड़े से उब चुके थे। मुगलों के कई सरदारों ने चुपके से मराठों के साथ हाथ मिला लिया था और फिर शुरू हुआ दोनों तरफ से हार जीत का दिखावा। लगभग 25 साल बीत गए, लेकिन मराठों की ताकत कम होने के बजाय बढ़ती गई। आखिर 85 साल की उम्र में औरंगजेब मराठों से लड़ने के लिए खुद बाहर निकला। उसे लग रहा था कि मराठों की सारी ताकत उनके किलों में ही बसी है। फिर उसने एक एक किला जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी थी। मराठों ने किलों से लड़ाई करने के साथ साथ मुगलों पर उल्टा धावा बोलना भी शुरू कर दिया था। मराठों ने नर्मदा पार कर गुजरात, भरूच, मालवा में उधम मचा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब की मुहिम की मानो आखिरी घंटी बजने लगी। दूसरी तरफ से उसके बेटे, पोते, सरदार उनकी मृत्यु की राह देखने लगे, क्योंकि सारे लोग अब इस लड़ाई से थक गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 22 साल छावनी में बिता दिए थे और लड़ाई का अंत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जिद्दी औरंगजेब रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। औरंगजेब कोई किला जीत लेता और अगले मुकाम पर पहुंच जाता और कुछ ही दिनों में वह किला मराठा सिपाही फिर से जीत लेते। ये आंख मिचौली औरंगजेब की मृत्यु तक चलती रही। आखिर 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब ने अपनी आखिरी सांस ली और उसी के साथ 25 साल से चल रही इस लड़ाई का अंत हुआ। औरंगजेब के आखिरी 25 साल पूरा भारत मानो एक कुरुक्षेत्र बन गया था। आगरा के नीचे जाट, मारवाड़ में राजपूत, बुंदेलखंड में बुंदेले, पंजाब में सिख, आसाम में अहोम राजे, बिहार तथा मालवा में छोटे मोटे जमींदार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मराठे और नीचे दक्कन में आदिल शाह और कुतुब शाह। मुगलों की लड़ाइयों पर लड़ाइयां चलती रही। बड़ी ताकत होने की वजह से मुगलों को लड़ाई में छोटी मोटी जीत तो मिल जाती थी, लेकिन राज्य समृद्ध होने के लिए जो शांति लगती है वो मुगलों को बिल्कुल भी नहीं मिली। उसका कारण खुद औरंगजेब था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जिजिया लगाया, भारतवर्ष में हजारों मंदिर तोड़े, लाखों लोगों का धर्मांतर किया। इस वजह से दोनों धर्मों के बीच जो पहले से ही खाई थी वो कई गुना बढ़ गई। इस तरह औरंगजेब ने भारतवर्ष को आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से 200 साल पीछे ढकेल दिया। इतिहास के पन्नों पर इसी कारण औरंगजेब इस देश के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शाप बनकर रह गया। हमारा ये प्रयास आपको कैसे लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें सपोर्ट करने वाले हमारे पेट्रियंस और मेंबर्स को मनपूर्वक धन्यवाद।